टड़न बच्चों में आ गया। देखिए बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि अभी तक टोटल 118 एटम्स की डिस्कवरी हो चुकी है। हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर बात भी कई बार कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि इन 118 एटम में से केवल 7 एटम ऐसे हैं जो कि कंप्लीट है, केवल 7। बाकी जो 111 एटम्स है वो इनकम्प्लीट है। लेकिन मैंने आपको कंप्लीट या इनकम्प्लीट का अभी तक मतलब एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और इसी की वजह से हम देख पाएंगे कि कैसे नए नए मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूले डिजाइन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्टिकल नजर आ रहे होंगे, दिख रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये आपने कहीं पर सुना भी होगा कि एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इन तीनों पार्टिकल के बारे में एक बात और भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रल है। बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एक साथ ग्रुप बनाकर एटम के बीच में रहते हैं। ये जो आपको जगह दिख रही है ना, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल हैं ये सब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एक साथ मिलके रह रहे हैं एक जगह पर और इस जगह को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से बुलाते हैं। बाकी जो आपको पार्टिकल दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, जो कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इस स्ट्रक्चर को देखकर एक बात समझ में आ रही है कि जो एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनमें से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बीच में रहते हैं ग्रुप बनाकर, जिस जगह को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटता रहता है सर्कुलर पाथ में, और इन पाथ को हम क्या बुलाते हैं, ऑर्बिट के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, ऐसे कितने रास्ते हो सकते हैं? जैसे यहाँ तो 4 दिख रहे हैं, लेकिन होते कितने हैं? तो अभी तक बच्चों जितने एटम की डिस्कवरी हुई है उसके अकॉर्डिंग टोटल 7 मैक्सिमम पाथ पॉसिबल है, 7 ऑर्बिट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एटम के पास 7 ऑर्बिट होंगे। मतलब हो सकता है कोई एटम ऐसा हो जिसके पास एक ही ऑर्बिट हो, कोई एटम ऐसा हो सकता है जिसके पास 2 ऑर्बिट हो, कोई एटम ऐसा भी हो सकता है जिसके पास 4 ऑर्बिट हो, जैसे कि ये वाला। ऐसे ही टोटल कितने पॉसिबल है, 7 ऑर्बिट पॉसिबल है। बच्चों, आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि हर ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं कर रहे हैं। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे पता चलता है कि किसी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये जो न्यूक्लियस के पास का सबसे पहला जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकते हैं। मैक्सिमम, आप 2 से ज्यादा रोटेट नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो कम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन डालें, लेकिन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है पहले रास्ते में, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, इसका एक तरीका है, मैं आपको बताऊं। एक फॉर्मूला है 2n²। ये फॉर्मूला नील बोर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था और ये फॉर्मूला में ये बताएगा कि किसी भी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे n का मतलब क्या है, ऑर्बिट नंबर। जैसे ये जो पहला ऑर्बिट है इसका नंबर है 1, n = 1। तो अभी आप n की जगह 1 रखिए तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करें और n की जगह 2 रखें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 8। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप ऑर्बिट नंबर डालते जाइए और आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा जो आपको ये बताएगा कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकते हैं। अब बच्चों, आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला था 2n² का, इससे आपको क्या पता चला कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मगर आपको एक और भी बात का ध्यान रखना होगा जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। नील बोर ने एक और भी बात बोली थी ऑक्टेट रूल के नाम से, जिसे 8 का नियम भी बोलते हैं। इसका मतलब जो भी आखिरी ऑर्बिट हो, भले ही उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। हमें उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑर्बिट नंबर 3 की, तो ऑर्बिट नंबर 3 का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18। लेकिन अगर तीसरा ऑर्बिट आपका आखिरी ऑर्बिट है तो आप वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। ओवरऑल हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है।
तो हमें ये दो बातें ध्यान में रखनी होगी कि 2n स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम फिलिंग करते हैं और जो भी आखिरी रास्ता बचेगा, लास्ट ऑर्बिट बचेगा, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने हैं। अब जो भी एटम ये दोनों बातें 100% फॉलो कर लेगा वही एटम कंप्लीट माना जाएगा, और जिसने इनमें से कोई भी एक बात फॉलो नहीं किया या आधा अधूरा फॉलो किया तो हम उस एटम को इनकम्प्लीट एटम बुलाएंगे। लगता है समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, उससे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिए बच्चों, आपको ये बात पता है कि टोटल 118 एटम है हमारे पास आज तक डिस्कवर, और हर एटम को एक नंबर दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन नंबर 1 पे है, हीलियम नंबर 2 पे है, ऐसे करते करते पूरे 118 एटम्स को एक नंबर दिया गया है, जिस नंबर को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का नंबर 1 है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एटॉमिक नंबर हमें यह बताता है कि किसी एटम के पास कितने प्रोटॉन है। तो अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब उसके पास एक प्रोटॉन होगा। और बच्चों ये बात भी सच है कि एक एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो एटॉमिक नंबर को आप इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी मान सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो बच्चों फिलहाल तो हम इलेक्ट्रॉन के नंबर में ही इंटरेस्टेड हैं, तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के चारों तरफ का जो ऑर्बिट है उसमें फिल करना चालू करते हैं। तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, उसके चारों तरफ का ये पहला ऑर्बिट है। अभी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम उस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहले ऑर्बिट में फिल कर देते हैं, होगी कहानी खत्म। लेकिन जरा आप सोचो कि 2n स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन क्या यहाँ पर हमने कंप्लीट फिलिंग कर पाए? नहीं, पूरा फिलिंग तो नहीं हुआ है। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, हमने तो कम भरे हैं। लेकिन हमने कम अपने मन से नहीं भरे हैं, हमारे पास थे ही एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने एक ही इलेक्ट्रॉन भरा। तो ये एटम कैसा है? ये इनकम्प्लीट एटम है क्योंकि इसका ऑर्बिट 100% कैपेसिटी से फिल नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कैसा एटम है? इनकम्प्लीट एटम। चलिए हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का ये न्यूक्लियस मैं आपको दिखा रहा हूँ और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए पहले ऑर्बिट में मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आप सोचें कि पहले ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है और यहाँ पर फुल 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्बिट है ये 100% कैपेसिटी के साथ फुल कर दिया गया है। अब कोई जगह नहीं बची, तो हीलियम जो है वो कैसा माना जाएगा? कंप्लीट एटम माना जाएगा। इसी तरह लिथियम की बात करूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पहले में 2 भर दिए, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बाकी बच गया एक इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। तो अब जरा सोचें कि पहला ऑर्बिट तो फुल कंप्लीट हो गया क्योंकि उसमें 2 आने चाहिए और 2 आ भी रहे हैं, मगर दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी क्या है? दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन हमने कितने भरे? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि चलो सर एक ऑर्बिट तो कंप्लीट है तो ये कंप्लीट एटम होगा, नहीं। अगर 2 ऑर्बिट है इसके पास तो दोनों के दोनों कंप्लीट होने चाहिए। तो अभी दोनों कंप्लीट तो नहीं है, केवल पहला वाला कंप्लीट है, दूसरा तो इनकम्प्लीट है, तो ये एटम ओवरऑल इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। ऐसे ही बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। तो अभी देख लीजिए इसका भी सेकंड ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, तो ये एटम कैसा माना जाएगा? इनकम्प्लीट टाइप का। ऐसे ही बोरॉन के बारे में भी देखते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और बाकी बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, ये भी इनकम्प्लीट है। नंबर 6 पर आते हैं, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो अभी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी भी दूसरा ऑर्बिट फुल नहीं हुआ है। नंबर 7 पे आते हैं, नाइट्रोजन। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, बाकी बचे हुए 5 दूसरे ऑर्बिट में गए, ये भी इनकम्प्लीट है। नंबर 8 पर आइए, ऑक्सीजन। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी इनकम्प्लीट है। नंबर 9 पर आइए, फ्लोरीन। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी इनकम्प्लीट है। नंबर 10 पर आइए, नियॉन। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट है। देखो फुल हो गया, दूसरा रास्ता फुल हो गया, तो ये भी एटम कैसा हो गया? ये आपका कंप्लीट माना जाएगा, कंप्लीट। और याद रहे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कंप्लीट एटम को नोबल गैसेस बुलाते हैं। तो अभी 10 एटम्स की जो हमने बात की, इनमें हमें 2 एटम ऐसे मिल चुके हैं जो कि कंप्लीट है। एक हीलियम मिला था और एक ये नियॉन।
तो टोटल 2 हमें कंप्लीट एटम अभी तक अंडर 10 एटम्स की लिस्ट में मिल चुके हैं। चलिए नंबर 11 पर देखते हैं, सोडियम। तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, पहले ऑर्बिट में 2 भर दिए, बच गए 9। दूसरे ऑर्बिट में तो 8 ही आ सकते हैं, तो उसमें हमने 8 भर दिए। अब बच गया 1, उसे हम तीसरे ऑर्बिट में डाल देंगे। अभी तीसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी तो ज्यादा की है, तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। तो वहां पर तो हम फिल नहीं कर पाएंगे इतने, क्योंकि हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था तीसरे के लिए। तो यहाँ पर पहले 2 ऑर्बिट तो कंप्लीट है, मगर तीसरा जो ऑर्बिट है वो इनकम्प्लीट है। तो ये एटम कैसा माना जाएगा, इनकम्प्लीट टाइप का। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, उसका एटॉमिक नंबर है 12, मतलब यहाँ पर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ऑर्बिट में 2 भर दिए, दूसरे ऑर्बिट में 8 भर दिए, बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में डालेंगे। तो बोलो ये क्या हो गया, ये भी इनकम्प्लीट एटम, क्योंकि तीसरा ऑर्बिट अभी भी कंप्लीट नहीं है। नंबर 13 पे बात करें, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 8, तीसरे में 3। तो बोलो ये भी कैसा होगा, इनकम्प्लीट। नंबर 14 पर सिलिकॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी इनकम्प्लीट है। नंबर 15 पर फास्फोरस, पहले पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे में 5, ये भी इनकम्प्लीट है। नंबर 16 सल्फर, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 6, ये भी इनकम्प्लीट है। नंबर 17 क्लोरीन, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में आपके पास कितने आएंगे, 7, ये भी इनकम्प्लीट है। नंबर 18 आर्गन, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे में भी 8 आएंगे, ये कंप्लीट है। सोचो ये कंप्लीट है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कंप्लीट है, तीसरे में तो 18 आते हैं। भाई सही बात है, तीसरे में 18 आते हैं, लेकिन ये भी याद करो, मैंने कहा था 8 का नियम, कि अगर कोई आखिरी रास्ता है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं। तो ये तो आखिरी रास्ता है ना तीसरा ऑर्बिट इस वक्त, तो इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी नहीं आने थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट माना जाएगा। तो ये भी एटम कैसा है, कंप्लीट, मतलब ये भी एक नोबल गैस है। अब बात करते हैं नंबर 19 पोटेशियम, तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2 आ गए, कितने बचे, 17, दूसरे में 8 आ गए, कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी 18 की है, लेकिन आप चाहकर भी 9 नहीं भर सकते, क्योंकि अगर आपने 9 इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में डाला तो फिर तीसरा ऑर्बिट बन जाएगा लास्ट ऑर्बिट, और लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम 9 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तीसरे में 8 डालते हैं और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो 4th ऑर्बिट में डाल देते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 8 8 1। तो अभी देखें तो 4th ऑर्बिट की तो कैपेसिटी और ज्यादा है, और यहाँ तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एटम भी कैसा है, इनकम्प्लीट। ऐसे ही नंबर 20 की बात करते हैं, कैल्शियम, पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, बच गए 10, वो आप तीसरे में भर नहीं सकते, वरना वो आखिरी रास्ता है, आखिरी रास्ते में तो 8 से इलेक्ट्रॉन आते नहीं है, तो उसको भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे, तीसरे में 8 डाल देते हैं और 4th ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। तो ये जो इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं कि अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिल करना। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात और भी आ रही होगी कि सर ने 20 एटम्स की बात की, लेकिन एटम्स तो 118 है। तो मैं आपको बता दूं, ये बात सही है, वैसे तो आगे चल के आपको पूरे 118 एटम पढ़ने हैं, मगर ये जो 20 एटम्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते रहते हैं, इसलिए इनके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से पहले से ही मालूम होना चाहिए। तो ये जो 20 एटम्स हमने पढ़े, इन 20 एटम्स की लिस्ट के अंदर हमें 3 एटम ऐसे मिल गए जो कि कंप्लीट टाइप के थे। कौन कौन से, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये तीनों के तीनों में कंप्लीट मिल गए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि टोटल कंप्लीट एटम कितने हैं, 7 है, मतलब बाकी 4 जो और आगे एटम्स आएंगे उनके बीच में कहीं मिल जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों कि कैसे हम लोग कंप्लीट और इनकम्प्लीट एटम पता लगाते हैं। अब ये बात ध्यान रहे कि जो कंप्लीट एटम है उनको किसी और एटम्स के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कंप्लीट है। लेकिन जो एटम इनकम्प्लीट होते हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर उनको एग्जिस्ट करना है, इस दुनिया में मौजूद रहना है, तो उन्हें अपने आप को कंप्लीट करना होगा। तो ये इनकम्प्लीट एटम क्या करेंगे, ये दूसरे इनकम्प्लीट एटम के साथ कंबाइन होंगे, उनके साथ जुड़ेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, जिस ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है ना? तो ये ग्रुप बनता कैसे है, क्या करना होता है, ये अब हमें देखने की जरूरत है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक एटम के अंदर मैंने आपको बता दिए 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
ठीक है। अभी एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होते हैं। तो फिर मुझे बताओ कि अगर किसी एटम के पास 10 प्रोटॉन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। सही बात है। 10 प्रोटॉन का हो गया 10 पॉजिटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन का हो गया 10 नेगेटिव चार्ज। टोटल जोड़ के देखें रिजल्ट क्या आता है, 0। मतलब इस एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0। तो अब ऐसा नहीं सोचना है कि इस एटम के पास चार्ज नहीं है, नहीं, इसके पास चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। लेकिन एटम को बाहर से देखेंगे तो फील नहीं होगा, ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसके पास चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो रहे होंगे। तो बाहर से देखने में ये एटम कैसा लगेगा, 0 चार्ज वाला, यानी कि न्यूट्रल लगेगा। लेकिन अगर कहीं गलती से इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की संख्या अगर बदल जाए, कम ज्यादा हो जाए, ये बैलेंस बिगड़ जाए, इक्वल ना रहे, तो एटम के ऊपर चार्ज दिखने लगता है। अभी कैसे होता है देखें। भाई मान लीजिए यही एटम है और इसने किसी से गलती से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी अदर एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अभी इसके पास 11 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन तो इसके पास अभी भी 10 है। तो अब टोटल ऐड करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, -1। अब इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अब इक्वल अमाउंट में नहीं रहे, इसलिए उनका टोटल रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है। तो अब आप इस एटम को क्या बुलाएंगे, आयन बुलाएंगे, आयन। अब आप इसे एटम नहीं बोलेंगे, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, और ऐसा एटम जिसने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लिया हो, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया हो या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया हो, वो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। जरा देखें एक और तरीका, मान लेते हैं फिर से इसके पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, तब आप इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 9, और प्रोटॉन कितने हैं, 10। तो अभी 10 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे तो रिजल्ट बोलो क्या आएगा, +1। तो अब इस एटम के ऊपर चार्ज कितना हो गया, +1 चार्ज। तो बच्चों एक बात समझ में आती है कि जब एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, जिससे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है। अच्छा, कई बार बच्चे सोचते हैं सर प्रोटॉन नहीं जा सकता है क्या, मतलब यार प्रोटॉन आ जाए कहीं से या प्रोटॉन चला जाए तो भी तो ये बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एटम के बहुत ही अंदर है, आप प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो भी लेन देन करना है वो इलेक्ट्रॉन का ही करना है, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन का करना है, जो सबसे आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया जाता है। वहीं से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, या किसी का इलेक्ट्रॉन लेना भी है तो भी उसके जो बाहर का रास्ता होगा उस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही आप ले सकते हैं, और अंदर के इलेक्ट्रॉन को हाथ नहीं लगाना है, उसको कभी भी एटम नहीं देगा। तो बच्चों एक बात समझ में आती है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि किसी को देता है, तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, ये संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, और उस केस में एटम के ऊपर चार्ज दिखने लगता है, और तब एटम को एटम नहीं बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, आयन बुलाते हैं। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, आपने मतलब एटम की बात कर रहा हूं, अगर आपने या एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो क्या चार्ज आएगा आपके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे एटम को आप एटम तो बोलेंगे नहीं, आयन बोलेंगे। लेकिन आयन बोलने से ये नहीं पता चलता कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है कि गेन किया है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ऐसे एटम को कैटायन बुलाना, सॉरी एटम नहीं बोलना चाहिए, आयन बोलना चाहिए मुझे, ऐसे आयन को कैटायन बुलाना। और अगर एटम ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, तो ऐसे आयन को आप एनायन बुलाएंगे। एनायन का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज वाला एटम, और कैटायन का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला एटम। तो ओवरऑल हम क्या बुला सकते हैं कि एटम कभी कभी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और गेन करते हैं, जिससे वो न्यूट्रल नहीं रह जाते, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो बन जाते हैं आयन। अब चाहे कैटायन बन जाए या एनायन, लेकिन एटम ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? सीधी बात है, वो एटम इनकम्प्लीट रहा होगा, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और वो अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है। और एटम अपने आप को कंप्लीट तभी कर सकता है जब वो किसी दूसरे एटम से या तो इलेक्ट्रॉन ले और या उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, और ऐसा करते वक्त वो अपनी न्यूट्रलिटी खो देता है और उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और भी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं और ना ही गेन कर पाते हैं, फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लो सामने वाला देने को तैयार नहीं है,
आप भी नहीं देना चाह रहे हो, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कि ठीक है, आप भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख लो, दूसरा एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख लेगा, आप उसका इलेक्ट्रॉन मत खींचना, वो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, दोनों मिलकर एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज करते रहो। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि एक इनकम्प्लीट एटम अपने आप को कंप्लीट करने के लिए तीन में से कोई भी एक काम कर सकता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ना नेगेटिव चार्ज आएगा ना पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीन तरीके में से वो कौन सा तरीका है जिनमें आयन बनते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर लूजिंग और गेनिंग में आयन बनते हैं, चार्ज आता है। और किसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कहाँ चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो आंसर क्या होगा? शेयरिंग वाला। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एटम ये चार्जेस लेकर आ रहे हैं, कैसे कंपाउंड बना रहे हैं। ये सारी बातें हमें नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएंगी।